सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल हम लोगों ने मादा जनन तंत्र जो है, मादा जनन तंत्र की संरचना के बारे में पढ़ा था कि मादा जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हमने देख लिया था। उसके बाद में आज का आपको बताया था कि अंडाशय की अनुप्रस्थ काट जो है वो हम लोग अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट ये हमको आज समझनी है। ये देखो, आपका जो एनसीईआरटी वाला सिलेबस है ना, उसमें तो अंडाशय की अनुप्रस्थ काट बिल्कुल अंडाशय के बारे में छोटा सा दे रखा है। लेकिन जब युग्मक जनन की क्रिया आएगी, वहां पे युग्मक जनन की क्रिया पढ़ेंगे, तो वहां पे युग्मक जनन की क्रिया में जो परिपक्वन अवस्था आएगी ना, मैच्योरेशन फेज जो होगी, उस मैच्योरेशन फेज के अंदर आपको इसी अंडाशय की अनुप्रस्थ काट की संरचना जो हम यहाँ बताएंगे उसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अवस्था वैसे वो सिंपल है, तीन अवस्थाएं होती हैं, चाहे वो शुक्र जनन की हो चाहे वो अंड जनन की हो। तीन जो अवस्थाएं वो सिंपल हैं, लेकिन अंडाशय की अनुप्रस्थ काट वहां पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, इसलिए यहां भी समझ रहे हैं और इसको हम बाद में भी दोनों जगह इसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो नंबर शायद हो सकता है कल आ जाए या परसों आ जाए, तो उन वीडियो में ये आती हुई चलेंगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। देखो, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अंडाशय जो है, ये अंडाशय कहाँ स्थित होता है, संख्या कितनी होती है इनकी, आकार आकृति ये क्या होती है, और अंडाशय किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, उदर गुहा से प्लस गर्भाशय दोनों से किसके द्वारा ये जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब सुनो, एक यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, उसको समझते हुए चलना कि अंडाशय की अनुप्रस्थ काट जो है, अनुप्रस्थ काट की जब हम संरचना पढ़ेंगे तो अनुप्रस्थ काट की संरचना में अंडाशय जो होता है ना, एक सघन ठोस पिंड के समान संरचना होती है। अंडाशय जो है एक सघन ठोस पिंड के समान क्या होगी, संरचना होगी। इस सघन ठोस पिंड के समान जो संरचना होती है, इसमें दो भाग दिखाई देते हैं। दो भाग कौन कौन से, एक तो होता है कॉर्टेक्स भाग, ध्यान से सुन लेना, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। कल भी आपको ये दो भाग बताए कि इस अंडाशय की संरचना में आपको दो भाग दिखाई देंगे, एक तो कॉर्टेक्स और दूसरा कौन सा है, मेडुला। अब आगे ध्यान देना कि अंडाशय जो होता है, इस अंडाशय में सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि बाहर के भित्ति स्तर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम बाहर के भित्ति स्तर, इसमें क्या होता है कि सबसे बाहर की ओर देखो, यहाँ पे व्हाइट लाइन में बना रहे हैं अलग से। देखो, जब भी हम अंडाशय की संरचना देखेंगे, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, तो अंडाशय की अनुप्रस्थ काट में सबसे बाहर की ओर जो व्हाइट कलर में है ये भित्ति दिखाई देती है, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, ध्यान से सुन लेना, अंडाशय के सबसे बाहर की ओर की जो भित्ति होती है वो कहलाती है पेरिटोनियम। बीच वाली जो भित्ति होती है उसको बोलते हैं जनन एपिथीलियम। जो ये पीले कलर की आपको दिखाई दे रही है, येलो कलर में जो है, ये वाली जो भित्ति होती है इसको बोलते हैं हम जनन एपिथीलियम।
ठीक है, भित्ति होती है जर्म एपिथेलियम, और भीतर वाली जो भित्ति होती है भीतर की ओर, इसको अलग। अंदर वाली जो भित्ति होती है ना, इसको बोलते हैं हम ट्यूनिका एल्वुजिनिया के नाम से जानते हैं, का एल्वुजिनिया। तो ये तीन भित्ति होती हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय में दो प्रकार के स्तर हैं। दो प्रकार के स्तर अभी बताए थे, एक तो कॉर्टेक्स बाहर की ओर, और अंदर की ओर कौन सा होगा, मेडुला होगा। सेकंड, इसकी जो भित्तियां हैं, अंडाशय की भित्तियां कौन कौन सी होंगी, सबसे बाहर की ओर कौन सी होती है, पेरिटोनियम। बीच वाली कौन सी होती है, जनन उपकला या जर्म एपिथेलियम। और सबसे अंदर की ओर कौन सी होगी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये वाला स्तर होता है, ठीक है। अब इस अंडाशय की भित्तियों के अंदर, भित्ति जो होती है, इनके अंदर एक सघन संयोजी ऊतक भरा हुआ होता है। अंदर की ओर पूरे में सघन संयोजी ऊतक भरा हुआ होता है, जिसको हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। अंदर की ओर भरे हुए संपूर्ण ऊतक को स्ट्रोमा, जिसमें रुधिर वाहिनिकाएं, तंतु या अन्य कोलेजन तंतु वगैरह सारी चीज जो भरी हुई मिलेंगी ना, वो इस वाले भाग के अंदर मिलेंगी, ये जो भाग है अंदर। अब ये जो स्ट्रोमा वाला भाग होता है ना, इसको भी हम इसको दो भागों में बांट के चल रहे हैं। दो भाग कौन कौन से हैं, देखो दो भाग कौन कौन से, भीतर वाला जो भाग होता है स्ट्रोमा, एक तो होता है कॉर्टिकल स्ट्रोमा, कॉर्टिकल स्ट्रोमा, और एक होता है अंदर वाला मेड्यूलरी, ठीक है। अंदर वाला जो भाग होता है ना, इस सघन संयोजी ऊतक वाले भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। और ये स्ट्रोमा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो होता है कॉर्टिकल स्ट्रोमा। कॉर्टिकल स्ट्रोमा ये बाहर वाला भाग होगा, बाहर वाला, ये जो भी भाग है ना, ये सारा भाग क्या होगा, कॉर्टिकल स्ट्रोमा वाला होगा। और ये जो अंदर वाला भाग है, इसको बोलते हैं मेड्यूलरी स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, अंदर वाले भाग को। तो बाहर वाला फिर से सुन लेना कि हम लोग अंडाशय की अनुप्रस्थ काट के बारे में पढ़ रहे हैं। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट में दो प्रकार के स्तर होते हैं। एक तो कौन सा होता है, कॉर्टेक्स वाला, बाहर की ओर कॉर्टेक्स, या इसको कॉर्टिकल पार्ट के नाम से भी जानते हैं। और भीतर वाला कौन सा होता है, मेड्यूला, या इसको मध्यांश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने भित्ति देखी कि अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय पे तीन प्रकार की भित्तियां पाई जाती हैं। तीन प्रकार की भित्तियां कौन कौन सी, सबसे बाहर की ओर पेरिटोनियम, बीच में जो येलो कलर में है वो कौन सी है, जर्म एपिथेलियम, या इनको बोलते हैं जनन उपकला स्तर के नाम से। और तीसरी कौन सी होती है, सबसे अंदर की ओर ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्तर होता है, सबसे अंदर की ओर होता है, पतला होता है, महीन स्तर होता है। दूसरा, इस स्तरों के अंदर का पूरा जो भाग होता है, इस भाग को हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, जो पर्दी की साइड का जो स्ट्रोमा होगा, पर्दी की साइड का, वो तो कहलाता है कॉर्टिकल स्ट्रोमा। और जो बीच वाला भाग होगा, ये जो भाग है पूरा पूरा, इसको बोलते हैं मेड्यूलरी स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं।
वाले भाग, ठीक है। कभी भी कॉर्टिकल स्ट्रोमा और मेड्यूलरी स्ट्रोमा, इन दोनों के बीच में कोई भी विभाजक रेखा, मतलब कोई भी ऐसी संरचना नहीं मिलेगी जो कि इन दोनों को क्या करती हो, पृथक करती हो। जैसे कोई बीच में ऐसी संरचना मिल जाए कि हमें ये मालूम चल जाए कि ये इस लाइन से नीचे का है, ये इस लाइन से ऊपर का भाग है, ऐसी कोई संरचना, या हम ये कह सकते हैं कि कॉर्टिकल स्ट्रोमा एंड मेड्यूलरी स्ट्रोमा, इन दोनों के बीच में कोई भी विभाजक रेखा या कोई भी ऐसी संरचना नहीं पाई जाती जिससे ये पता चले कि ये दोनों भाग कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। आ गया होगा यहाँ तक समझ में? तो ये पॉइंट नोट करते हुए चलना, ये आपके आगे काम आने वाले पॉइंट हैं ये सारे के सारे, ठीक है। अब कॉर्टिकल बात करते हैं हम लोग कॉर्टिकल स्ट्रोमा की। तो कॉर्टिकल स्ट्रोमा जो है, इस कॉर्टिकल स्ट्रोमा के अंदर, ये कॉर्टिकल स्ट्रोमा जो है इसके अंदर क्या है, तंतु, ध्यान से सुनना, तंतु और संयोजी ऊतक भरे हुए रहते हैं। संयोजी ऊतक, इसके अंदर कॉर्टिकल स्ट्रोमा के अंदर तंतु और संयोजी ऊतक भरे हुए होते हैं, जबकि मेड्यूलरी स्ट्रोमा जो होता है, इस मेड्यूलरी स्ट्रोमा के अंदर पीले इलास्टिन तंतु भरे हुए रहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आगामी भविष्य में कंपटीशन के लायक भी है कि किस भाग में कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। ज्यादातर ये आता है पीले इलास्टिन तंतु जो होते हैं वो अंडाशय के किस भाग में पाए जाते हैं, मेड्यूलरी स्ट्रोमा भाग में पाए जाते हैं, इस भाग में पाए जाएंगे। और इसी भाग में क्या होती है, ब्लड वेसल्स या रक्त की वाहिकाएं होती हैं, रक्त की वाहिनी, ये भी इसी भाग के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी भाग के अंदर क्या पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिका भी पाई जाती हैं, या तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं। तो दोनों भागों की ध्यान रखना कि कॉर्टिकल पार्ट जो होता है, कॉर्टिकल पार्ट के अंदर तंतु और क्या पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक, जबकि मेड्यूलरी स्ट्रोमा वाला जो भाग होता है, इस मेड्यूलरी स्ट्रोमा में पीले इलास्टिन तंतु, तंत्रिका तंतु, रक्त की वाहिनिकाएं ये पाई जाती हैं, ठीक है। अब सुनो आगे, इसके बाद में अब बात करते हैं हम लोग कि अंडाशय, अंडाशय को बोला था ना कि ये प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग का मतलब है कि ये किसका निर्माण करेगा, युग्मक का निर्माण करेगा, अर्थात किसका निर्माण करेगा, अंडाणु का निर्माण करेगा। अंडाशय अंडाणु का निर्माण करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग के नाम से जानते हैं। दूसरा, ये किसका निर्माण, इसमें किसका निर्माण होता है, हार्मोन्स का, मादा हार्मोन्स जो होंगे उनका भी निर्माण होगा। अब मादा हार्मोन्स आप लोगों ने कई बार पढ़े हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के दो मादा हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के दो मादा हार्मोन होते हैं, वो इसके अंदर निर्मित होंगे। अब वो कहाँ पे निर्मित होंगे, कैसे निर्मित होंगे, वो हमको ध्यान से समझना है, ठीक है। वो चीज हमें यहाँ ध्यान से देख, तो
देखना कि सबसे पहले क्या होता है कि जनन उपकला जो होती है, देखो जनन उपकला जो होती है ना, जर्म एपिथीलियम जो लिखा हुआ है, जनन उपकला स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, उन जनन उपकला कोशिकाओं से ग्राफियन पुटिकाओं का निर्माण होता है। ध्यान से सुन लेना कि जर्म उपकला, ये अंड जनन की क्रिया में और पढ़ेंगे हम लोग कि जर्म उपकला ये जो स्तर होता है, पीले वाला जो स्तर है, इसकी कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? ग्राफियन पुटिकाओं का निर्माण होता है, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होगा, या ग्राफियन पुटिका के नाम से भी इनको जानते हैं। फॉलिकल का मतलब पुटिका के नाम से। ध्यान से सुन लेना, फॉलिकल शब्द आ रहा है तो फॉलिकल का निर्माण या फॉलिकल को उत्तेजित करने वाला या प्रेरित करने वाला हार्मोन भी कौन सा होगा? FSH होगा। ध्यान से सुन लेना कि फॉलिकल का निर्माण या फॉलिकल को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन्स होगा वो भी किससे रिलेटेड होगा? फॉलिकल वाला होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है। दूसरा कि फॉलिकल, फॉलिकल का निर्माण हुआ ग्राफियन फॉलिकल। अब इस ग्राफियन फॉलिकल की जो ये जो कोशिकाएं होती है ना, या ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? कई सारे विभाजन होते हैं। इनके अंदर कई सारे क्या होते हैं? विभाजन होते हैं। और विभाजन होने पे, ध्यान से सुनना, विभाजन होने से क्या होगा? इनमें से एक फॉलिकल जो होगी, एक फॉलिकल, जैसे यहाँ पे कई सारी क्या बनी है? फॉलिकल कोशिकाएं बनी है। ग्राफियन फॉलिकल यहाँ कई सारी बन गई। इसके अंदर जो प्रक्रिया हो रही है उसको हम बाहर समझा रहे हैं। ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल का क्या हो गया? निर्माण। कई सारे हमें ग्राफियन फॉलिकल मिल गए। इन ग्राफियन फॉलिकल में क्या होंगे? कई सारे समसूत्री विभाजन होने से इनकी संख्याएं क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। और इनमें से कोई एक ग्राफियन फॉलिकल सेल जो होगी या एक ग्राफियन पुटका जो होगी ना, वो अपने आकार में क्या कर लेगी? वृद्धि कर लेगी। ठीक है। ये प्रक्रिया यही चल रही है अंदर की ओर। एक अपने आकार में क्या करेगी? वृद्धि कर लेगी। ये वृद्धि कर ली एक ने अपने आकार में। अब मान के चल रहे हैं हम लोग, मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 100 ग्राफियन पुटकाएं हैं, 100 ग्राफियन पुटकाएं हैं। अब 100 ग्राफियन फॉलिकल जो हैं, उनमें से एक ग्राफियन फॉलिकल ने तो क्या किया है? अपने आकार में वृद्धि कर ली। अब बची कितनी है हमारे पास में? 99। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो शेष है ना, वो क्या करती हैं? इस प्राइमरी अंड कोशिका जो होती है, इसके चारों ओर क्या हो जाएंगी? जमा हो जाएंगी। इसके चारों ओर क्या हो गई? जमा। ध्यान से समझते हुए चलना, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। जो आपके प्रैक्टिकल होगा ना, उसमें भी ये चीज आएगी आपके लिए। इनकी स्लाइड भी होती है, परमानेंट स्लाइड। अब दो चीज हमें मालूम चल गई कि सबसे पहले क्या हुआ था? जर्म एपिथीलियम सेल जो होती है, जर्म एपिथीलियम जो होती है, वहां से किसका निर्माण हुआ? ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हुआ। ग्राफियन फॉलिकल बनी है। ठीक है। या ग्राफियन पुटकाएं बनी है। उन्होंने अपनी संख्या में क्या करी? वृद्धि करी। वृद्धि करने पे एक ग्राफियन फॉलिकल अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, और आकार में वृद्धि करने पर शेष ग्राफियन फॉलिकल जो होती हैं, वो उनके चारों ओर क्या हो जाएंगी? जमा हो जाती हैं। ये यहाँ पे ये क्या हो गई? जमा हो गई शेष। अब इसमें अब देखो क्या होता है कि ये वाली जो वृद्धि करी हुई ग्राफियन फॉलिकल होती है ना, इसको हम बोलते हैं उगोनिया के नाम से। उगोनिया। ठीक है। अंड जनन की जब हम क्रिया पढ़ेंगे तो अंड जनन की क्रिया में भी आपको उगोनिया शब्द पढ़ने के लिए मिलेगा।
पहली प्रावस्था जब हम पढ़ेंगे उस दौरान। ऊगोनिया, अब ऊगोनिया के चारों ओर ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल का ये जो बाहर कोशिकाएं जमा हुई है ना, इस स्तर को हम बोलते हैं मेम्ब्रेसा ग्रेन्युलोसा। मेम्ब्रेसा ग्रेन्युलोसा। ठीक है, मेम्ब्रेसा ग्रेन्युलोसा। क्योंकि ये जो कोशिकाएं है ना, शेष जो ग्राफियन पुटकाएं होती है, ये ग्राफियन पुटकाएं किसके रूप में होती हैं, ग्रेन्यूल्स के या कणों के रूप में होती हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में। और ये बाहर की ओर इस अंड कोशिका के या ऊगोनिया के बाहर की ओर क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, छोटे छोटे कण के रूप में ये जमा हो जाती हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेसा ग्रेन्युलोसा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, मेम्ब्रेसा ग्रेन्युलोसा। और ये मेम्ब्रेसा ग्रेन्युलोसा जो होता है ना, ये एक मादा हार्मोन, कौन सा, एस्ट्रोजन, ध्यान से सुन लेना, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की जो कोशिकाएं होती है वो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावण करती हैं। देखो थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो इसमें, फिर से सुन लेना एक बार क्या बता रहे हैं हम लोग। हमने अंडाशय की अनुप्रस्थ काट देखी, उसमें क्या है, हमें 3 प्रकार के स्तर दिखाई दिए। 3 प्रकार के स्तरों में अंदर ऐसा कोई स्तर नहीं होता है कोई क्लियर स्पष्ट हो कि ये कॉर्टिकल है ये मेडुला है। वो हम लोग मान के चल रहे हैं कि बाहर वाला स्तर कॉर्टिकल, भीतर वाला मेडुला होगा। तो जनन उपकला कोशिकाएं जो होती है ना, जर्म एपिथेलियम सेल, उन जर्म एपिथेलियम सेल से ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। पहला स्टेप ये ध्यान रखना कि ग्राफियन पुटकाओं का निर्माण हो गया, पहली बात। फिर दूसरी ये ध्यान रखनी है कि इन ग्राफियन पुटकाओं में क्या हुई, वृद्धि हुई। भाई विभाजन हुआ, विभाजन होने से इनकी संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तीसरा हमको ये ध्यान देना है कि इनमें से जितनी भी यहाँ पे कोशिकाएं बनी है, इनमें से कोई एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करेगी, और वृद्धि करके वो कोशिका क्या कहलाएगी, ऊगोनिया कहलाएगी। वह कोशिका ऊगोनिया कहलाएगी। और ऊगोनिया के चारों ओर क्या जमा हो जाती है, शेष जो ग्राफियन पुटकाएं होती हैं ना, वो इनके चारों ओर क्या हो जाएंगी, जमा हो जाती हैं। अब आप बहुत देखो, ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत सामान्य चीज है कि जब ये कोशिका बड़ी है, ये वाली कोशिका, तो इसके सामने ये अन्य कोशिकाएं तो छोटी छोटी है ना, कणों के समान है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा पिंड है, इसके सामने क्या होगा, यदि हम ईंट पत्थर इनको हम रखें तो ये क्या है, पृथ्वी के आकार के सामने छोटे छोटे कण होंगे। तो ऐसे ही ये कणिकाएं जो होती हैं, ये शेष ग्राफियन फॉलिकल, वो इस ऊगोनिया के चारों ओर जमा हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। और ये जो भित्ति होती है इन पुटक कोशिकाओं से या फॉलिकल सेल से बनी हुई, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेसा ग्रेन्युलोसा के नाम से जानते हैं, मेम्ब्रेसा ग्रेन्युलोसा। और मेम्ब्रेसा ग्रेन्युलोसा जो होता है, मेम्ब्रेसा ग्रेन्युलोसा जो होता है ना, ये मादा हार्मोन अर्थात एस्ट्रोजन का स्रावण करता है। आ गया समझ में। तो मादा हार्मोन, यहां बताया था ना कि मादा हार्मोन्स का भी क्या होगा, निर्माण होगा। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना, ये मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, ठीक है, मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, उनके लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा ये वाला हार्मोन। यहां तक शायद सबके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस वाली संरचना की, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं अब समझ। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है कि ये तो ऊकोनिया है, भाई ये अंदर ऊकोनिया है, और बाहर क्या है, मेम्ब्रेसा ग्रेन्युलोसा है, मेम्ब्रेसा ग्रेन्युलोसा। अब क्या होता है कि यहां बना रहे हैं इसको, ये जो ऊकोनिया होती है, कोनिया, इसके चारों ओर क्या होता है, एक पारदर्शी आवरण का निर्माण हो जाता है। इसके चारों ओर एक पारदर्शी आवरण का निर्माण हो जाए इस प्रकार। इस पारदर्शी आवरण को हम लोग जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं। नाम देखो इसमें अटपटे आते चलेंगे, पर नाम भी ये याद रखना जरूरी है। वाले भाग को हम लोग जोना
पेल्यूसिडा। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बना, ठीक है। अब सुनो, जोना पेल्यूसिडा बोलेंगे। इस जोना पेल्यूसिडा के चारों ओर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा पाई जाती है। इसके चारों ओर यहाँ पे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा पाई जाएगी। ठीक है यहां तक। अब सुनो, ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलेसा हो गई। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलेसा उगोनिया के चारों ओर एक पारदर्शी आवरण का निर्माण हुआ है। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा और उगोनिया के बीच में इस वाले भाग को हम किस नाम से जानते हैं, जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं। अब मेम्ब्रेना, ये वाला भाग जो है ना, ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा है। तो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा का अंदर का जो भाग होता है, ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, इसी पारदर्शी आवरण से जुड़ा हुआ रहता है। पारदर्शी आवरण से जुड़ा हुआ रहेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को, अब हम इसको कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। हम कोरोना रेडिएटा इस नाम से जानेंगे। कोरोना रेडिएटर, जोना पेल्यूसिडा का मतलब क्या है कि उगोनिया के बाहर की ओर पारदर्शी आवरण जो होता है वो जोना पेल्यूसिडा कहलाएगा। और इस जोना पेल्यूसिडा, इस पारदर्शी आवरण में मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की सबसे अंदर की कोशिकाएं थोड़ी क्या होती हैं, धस जाती हैं। तो इस वाले स्तर को हम किस नाम से जानते हैं, कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। कोरोना रेडिएटा के नाम। ठीक है यहां तक। अब सुनो, इसके बाद में आगे क्या होगा कि इस कोरोना, इस मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा जो होती है, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, इस मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के ऊपर एक आवरण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक झिल्ली स्तर का या एक स्तर का निर्माण हो जाता है। इस भाग को ये जो भाग होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम, इस वाले भाग को लोग फीका फॉलिकुली, ठीक है। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलेसा जो होती है, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलेसा के बाहर की ओर एक आवरण का या एक स्तर का निर्माण हो जाता है, जिसको हम थीका फॉलिकुली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब संरचनाएं देखो यहाँ बन रही हैं, इनके अंदर ही ये बढ़ती हुई जा रही हैं। क्या हो गया, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलेसा, ग्रेन्युलेसा हो गया ये। इसके बाद में फिर इसके चारों ओर क्या जमा हो जाएगा, बाहर की ओर, यहाँ पे ये क्या जमा हो गया, ठीका। ठीका जमा हो गया।
अब ये थीका का जो स्तर होता है ना, ये थीका का स्तर बार बार क्या करता है, विभाजन करता है। थीका ये जो स्तर है ये विभाजन करेगा। अब पहले तो इसका एक स्तर है, एक से कितने होंगे, दो, दो से चार, इस प्रकार से इसके स्तर बढ़ते हैं। तो थीका जो होता है ना, ये थीका दो भागों में बढ़ जाता है। दो भाग कौन कौन से, एक तो होता है बाहर वाला थीका, बाहर वाला स्तर होगा एक तो, इनको हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, इसको बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। ठीक है, इसका हिंदी में भी यही नाम है, इंग्लिश में भी यही नाम है, थीका एक्सटर्ना। और अंदर वाला जो स्तर होता है इसको हम बोलते हैं थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ये नाम होते हैं। मतलब थीका बन गया, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के बाहर एक स्तर का निर्माण हो गया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थीका के नाम से। और थीका जो होता है, थीका के दो प्रकार के स्तर होते हैं। जो स्तर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की तरफ होता है उसको तो हम बोलते हैं, या अंदर वाले स्तर को तो बोलते हैं थीका इंटरना, और बाहर वाले स्तर को हम क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या इसको हिंदी में थीका, थीका को हम बोलते हैं पुटकीय, पुटकीय प्रावरण, इसको थीका को हम बोलेंगे पुटकीय प्रावरण। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो एक्सटर्नल, एक तो बाह्य, और एक कौन सा होता है, आंतरिक होता है। शायद यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन सा हमने पढ़ा है। हमने देखा है कि अंडाशय में तीन प्रकार के क्या होते हैं, भित्ति स्तर होते हैं, जिनमें जर्म एपिथीलियम वाला जो स्तर होता है, इससे क्या निकलती, इससे किसका निर्माण होता है, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होगा। पहला स्टेप, ग्राफियन फॉलिकल की कोशिकाओं में क्या हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है, और कई सारी ग्राफियन फॉलिकल हमें यहाँ मिल गई। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप के अंदर कि इनमें से एक ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो अपने आकार में वृद्धि कर रही है, और किसका निर्माण कर रही है, ऊगोनिया का निर्माण कर रही है, ऊगोनिया का। और इस ऊगोनिया के चारों ओर, चौथे स्टेप में क्या हो रहा है, इस ऊगोनिया के चारों ओर शेष जो फॉलिकल सेल है ये जमा हो जाएंगी, और किसका निर्माण करेंगी, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलेसा कहलाएंगी। ये जो स्तर होगा। और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलेसा से कौन सा हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जो कि मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनको निर्धारित करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला, इसके बाद में अगला यहाँ पे कि फिर क्या होगा कि जो ये ऊगोनिया होती है, ऊगोनिया और ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलेसा, इनके बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान बन जाता है, पारदर्शी एक आवरण बन जाता है। इसी पारदर्शी आवरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये क्या बन गया, एक पारदर्शी आवरण बन गया। इस पारदर्शी आवरण को जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं, जोना पेल्यूसिडा, ध्यान से सुन लेना। और ये जो जोना पेल्यूसिडा होगा ना, इस जोना पेल्यूसिडा में ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलेसा की पास वाली कोशिकाएं क्या होती हैं, थोड़ी थोड़ी धसी हुई रहती हैं, थोड़ी थोड़ी धसी हुई मिलेंगी। और इस संरचना को अब हम किस नाम से जानते हैं, कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं, कोरोना रेडिएटा के नाम से। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ था कि इस मेम्ब्रेना ग्रेन्युलेसा के चारों ओर एक आवरण का निर्माण हो गया, और इस आवरण को या इस झिल्लीनुमा संरचना को हम लोग थीका फॉलिकुली के या पुटकीय प्रावरण के नाम से जानते हैं, पुटकीय प्रावरण के नाम से जानेंगे। और पुटकीय प्रावरण जो होता है
ये दो प्रकार के स्तरों का निर्माण करेगा, जिसमें बाहर वाला जो होगा वो तो कहलाएगा थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाला जो होगा वो कहलाएगा थीका इंटरना कहलाएगा। ठीक है, क्या बना रहे हैं? इस प्रकार। अब इस अवस्था में क्या होता है, अंडाशय की भित्ति जो होती है ना, ये भित्ति भी क्या होगी, बाहर की ओर फूल जाती है, बाहर की तरफ बाहर निकल मतलब बाहर की ओर निकलने लगेगी। यहाँ तक कि हमने संरचना इस डायग्राम के अंदर हमने शो कर दी है। ठीक है, इसे एक मिनट के लिए फटाफट देखना कि कौन कौन से स्टेप कैसे कैसे हम लोग चल रहे हैं। देखो, आपने पढ़ ली, देख लिया होगा, यहाँ तक समझ लिया होगा। अब सुनो इसके बाद में आगे क्या होता है, कि जो ये थीटा की कोष्ठाएं होती है ना, इस माफ कर रहा हूँ वापस
एक बार फिर से देखना, आवाज बंद हो गई थी। कि थीका की जो कोशिकाएं होती है ना, ये थीका की कोशिकाएं अंदर की ओर कुछ स्रावी पदार्थों का श्रावण करेंगी, कुछ स्रावी पदार्थों का श्रावण करेंगी, जिससे क्या होगा कि अंदर की ओर एक गुहा उस श्राव के कारण, जो श्राव वो निकालेंगी या जो तरल श्रावित करती हैं, इस तरल के द्वारा इस अंदर की ओर एक गुहा का निर्माण हो जाता है, एक गुहा बन जाएगी। कैसे बनेगी? यहां बनेगी, वो उसको हम यहां बना रहे हैं समझने, इसको ऊपर। देखना इस प्रकार, ठीक है, कि गुहा जो होती है, ध्यान से सुनना, कि इस थीका फॉलिकल के कारण जो श्राव या तरल निकल रहा है ना अंदर की ओर, वो क्या करता है, एक गुहा का निर्माण कर देता है। इस गुहा को हम एंट्रम के नाम से जानते हैं, इस गुहा को एंट्रम गुहा के नाम से जानते हैं। आपके नोट्स में, पीएफ में ये गुहा क्या नाम है, एक एक शब्द दे रखे हैं, एक एक शब्द सारे की सारे। और नीट के अंदर भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना नीट की, एक शब्द भी वहां पे बाहर नहीं पढ़ाएंगे आपके लिए, तो आगे फ्यूचर में कभी कोचिंग करने के लिए जाएंगे, एक शब्द, इनके अलावा एक शब्द आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो ये जो गुहा होती है ना, इस गुहा को हम बोलते हैं एंट्रम गुहा, तरल युक्त गुहा होती है। अब इस एंट्रम गुहा में क्या होता है कि ये जो प्राथमिक अंड कोशिका होती है, ये जो ऊगोनिया होती है, ये ऊगोनिया एक व्रंत के द्वारा लटकी हुई रहेगी, एक हुक्नुमा संरचना होती है, उसके द्वारा ये इसमें इस गुहा में लटकी हुई रहेगी। और उस गुहा, उस व्रंत को हम डिस्कस प्रोलीजेरिस, उसको हम डिस्कस प्रोलीजेरिस के नाम से जानते हैं, जिस व्रंत के द्वारा ऊगोनिया इस एंट्रम गुहा में लटकी हुई रहेगी, उस व्रंत को डिस्कस प्रोलीजेरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, डिस्कस प्रोलीजेरिस के नाम से जानेंगे। अब इस अवस्था में क्या होता है आगे चल के, ये पुटिका जो होती है ना, ये पूरी संरचना, ये क्या होती है, ये फट जाएगी, और फटने पे इनके अंदर क्या होंगे, विभाजन होगा। ये ऊगोनिया जो होती है ना, अब ये विभाजन के लिए तैयार होती है, और इसमें जब वृद्धि होगी, तब वृद्धि होने पे ये क्या कहलाएगी, ये ऊसाइट कहलाती है, प्राइमरी ऊसाइट कहलाएगी। और प्राइमरी ऊसाइट जो होती है, इस प्राइमरी ऊसाइट में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ध्यान से सुनना, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। क्या आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन, ये जो ऊगोनिया है ना, ऊगोनिया यहाँ पे, अब ये ऊगोनिया क्या कहलाएगी, प्राइमरी ऊसाइट। अंड जनन की क्रिया में पढ़ेंगे हम इन नामों को फिर से,
कि प्राइमरी oocyte के रूप में बदल जाएगी, और प्राइमरी oocyte जो होती है इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसका निर्माण होगा, अगुणित कोशिका का निर्माण होगा। बन गई अगुणित कोशिका, और इस अगुणित कोशिका में ये दो अगुणित कोशिकाएं बनेंगी। यहाँ पे दो अगुणित कोशिकाएं बनी, इनमें से क्या होता है, एक कोशिका आगे चल के क्या करेगी, विभाजन, जिसको हम सेकेंडरी oocyte के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी oocyte के नाम से। और यही अंडाणु, यहाँ पे जैसे ये वाला चित्र जो है ना, वो यहाँ पे अब ये क्या हो गई, फट गई, और फटने के बाद में ये सेकेंडरी oocyte जो होती है, सेकेंडरी oocyte, यही क्या होती है, इस अंडाशय से अंडवाहिनी में उत्सर्जित होती है। ध्यान रखना, कभी भी एक सेल जो होगी ना, एक सेल जिसको हम अंड कोशिका बोलते हैं, एक सेल कभी भी अंडाशय से अंडवाहिनी में नहीं जाएगी। एक सेल का निर्माण कब होगा, जब दोनों अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाएंगे। इनको ध्यान से सुनते हुए चलना, अंड जनन में फिर काम आएंगे ये, कि प्राइमरी oocyte जो होती है, अर्थात ऊगोनिया का ही बड़ा हुआ रूप, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte जो होती है, इस प्राइमरी oocyte में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बनेंगी, दोनों अगुणित कोशिकाएं होंगी, और इन अगुणित कोशिकाओं में एक क्या होती है, सेकेंडरी oocyte, जो कि आगे चल के विभाजन करेगी। तो जब भी अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी मादा के अंदर, मनुष्य में मादा के अंदर 14वें दिन क्या होती है, ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अर्थात अंडाशय से अंडाणु जो होते हैं ना, वो कहाँ पे उत्सर्जित होंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर निकलेंगे। तो अंडवाहिनी में अंडाशय से निकलने वाली जो संरचना होती है वो होती है सेकेंडरी oocyte। ध्यान से सुन लेना, सेकेंडरी oocyte होती है, ना कि एक सेल होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जो होती है वो कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। अब बाहर निकलने के बाद में ये कहाँ पे पहुंच गए, फिर अंडवाहिनी के अंदर पहुंच गए। ये कहाँ पहुंच गए, अंडवाहिनी के अंदर। अंडवाहिनी में पहुंच गए। अब आपको पता था कि अंडवाहिनी के अंदर एम्पुला नाम की कोई संरचना होती है। अंडवाहिनी का लगभग 2/3 भाग फूला हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला के नाम से जानते हैं। और इस एम्पुला में आके ये जो सेकेंडरी oocyte बताया था ना, ये सेकेंडरी oocyte इस एम्पुला में आके क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है। यहाँ स्थित हो गया, जैसे यहाँ अंडाणु वो थे, अंडाशय, यहाँ क्या थी, ये झालरदार या इनफंडिबुलम, यहाँ से ये निकला और ये गति करता हुआ कहाँ पहुंच गया, इस एम्पुला के अंदर पहुंच गया। अब सुनो इसके बाद में कि यदि निषेचन की क्रिया हो जाए, ध्यान से सुनना, यदि मान के चलना इससे स्पर्म आके जुड़ जाएं, यदि निषेचन की क्रिया हो, तो निषेचन की क्रिया होने पे ये जो संरचना देखो, ये प्राइमरी oocyte जो होता है, सेकेंडरी oocyte ये कहाँ गया, बाहर। तो ये पूरी संरचना तो हमारे पास बच जाएगी ना। इस अंडाशय के अंदर इस अंडाशय के अंदर ये पूरी संरचना जो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, भाई यही तो बाहर निकला है, केवल ये वाला भाग, शेष जो भाग है ये तो अंडाशय के अंदर ही रह जाएगा ना। शेष भाग जो है ये अंडाशय के अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो शेष भाग जो रहता है ना, ये शेष भाग किसका निर्माण करेगा, शेष भाग जो है कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करेगा। शेष भाग जो है एक ग्रंथिल पीली ग्रंथि जैसी संरचना का निर्माण करेगा, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं।
यदि मान के चलना निषेचन हो जाए, ध्यान से सुनना, कि यदि इस एम्पुला के अंदर इस सेकेंडरी ऊसाइट में निषेचन हो जाए, निषेचन हो गया, तो ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है ना, ये तब तक मादा के अंडाशय में बना हुआ रहेगा। यहाँ पे ये फटा हुआ जो शेष भाग जो रह जाएगा, शेष भाग अलग कलर में बना रहे हैं, तो ये पूरा जो भाग है ना, ये वाला पूरा भाग, सिवाय इसको छोड़, ये जो वाला भाग है इसको छोड़, इस बाहर का जो भी भाग है, ये अंडाशय के अंदर एक पीली ग्रंथिनुमा संरचना में बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। और यदि मान के चलना कि जो अंडोत्सर्ग की ये प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइट के रूप में बाहर निकला है, अगुणित कोशिका के रूप में बाहर निकला है, यदि इसमें निषेचन हो रहा है, तो निषेचन होने की कंडीशन में ये कॉर्पस ल्यूटियम पूरे गैस्ट्रुलेशन पीरियड, जब तक मादा के अंदर प्रसव नहीं हो जाती, जब पूरी गर्भावधि के दौरान कार्पस ल्यूटियम मादा के अंडाशय में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का संश्लेषण करेगा। आपको पहले बताया था कि एस्ट्रोजन हार्मोन, एक अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलेसा जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन निकाल रहा है, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलेसा एस्ट्रोजन निकाल रहा है, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम किस किस से बना है? कॉर्पस ल्यूटियम बना है इस एंट्रम गुहा से, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलेसा से, थीका से, इन सब से मिलके क्या बना है? कॉर्पस ल्यूटियम बना है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम किसका? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है इसका क्या करेगा? आगे दोनों समझ में, दोनों हार्मोनों का निर्माण हो गया है यहाँ पे। और मान के चलना कि बाई चांस यदि इसके अंदर निषेचन क्रिया नहीं हो, ध्यान से सुनना, यदि निषेचन हो रहा है तब तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो पूरी गर्भावधि तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या करेगा? उत्सर्जन या स्राव करेगा। लेकिन यदि निषेचन नहीं हुआ इसके अंदर, तो निषेचन नहीं होने की कंडीशन में ये कार्पस ल्यूटियम जो है एक श्वेत या वाहिट संरचना में बदल जाएगा, जिसको कार्पस एल्विकेंस के नाम से जानते हैं। कार्पस एल्विकेंस के नाम से जानते हैं। और ये कॉर्पस एल्विकेंस जो होती है ना, वो शरीर से बाहर, मादा के बाहर त्याग दी जाती है या निकाल दी जाती है, ठीक है। ये श्वेत संरचना होती है, व्हाइट संरचना होती है, और ये पीली ग्रंथिनुमा संरचना होती है। तो ये आपके अंडाशय की क्या हो गई? अनुप्रस्थ काट हो गई। आया होगा समझ में कि नहीं आया समझ में? जिन बच्चों के नहीं आया हो समझ में, वो एक बार कमेंट्स करके दें या कॉल करके बता दें, ताकि इनको दोबारा से समझा फिर से समझा दिया जाए। आपके जिन बच्चों ने नीट के पर्पज से पीडीएफ ली है, नीट के पर्पज से या कंपटीशन के पर्पज से, उसमें तो ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें मिलेंगी। और जो बच्चे केवल एनसीईआरटी 12th क्लास के पढ़ रहे हैं, उनके लिए हो सकता है इसमें कम चीज, ये पीडीएफ में कम चीज, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? अंडाशय की अनुप्रस्थ काट हो गई सारे की सारी। अब तो आप लोग एक बार देखना, स्टेप बाय स्टेप समझना, पहले क्या हुआ था। 3 स्तर बताए थे हमारे लिए। एपिथेलियम जो था, ग्राफियन कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हुआ, फिर ग्राफियन फॉलिकल की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई, क्या बनी थी? कोनिया।
ये सुगोनिया के चारों ओर जमा हो गई मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसाई, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण कर रही थी। और एस्ट्रोजन जो होता है मादा के अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन क्या था? इसका काम होता है कि भ्रूण का गर्भाशय में अंतरोपण होता है ना, में सहायक होना। ठीक है, और प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है ये भी ये क्या करता है? सहायता करता है प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन क्या करेगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकार होगा। फिर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के बाहर की ओर का निर्माण हो गया थीका का। थीका दो प्रकार के हैं, बाहर वाला थीका एक्सटर्नल, अंदर वाला थीका इंटरनल होता है। ठीक है, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा और इस सेल पारदर्शी आवरण पेल्यूसिडा कहलाएगा। और जोनिया पेल्यूसिडा में मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा का अंदर 10 कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना। कोरोना रेडी, इसके बाहर थीका मिल रहे हैं। थीका से क्या होता है? कुछ तरल स्राव होते हैं जो कि एंट्रम नाम की गुहा बनाते हैं। और इस एंट्रम गुहा में नामक ग्रंथ के द्वारा ये कोनिया क्या रहती है? लटकी हुई रहती है। ठीक है, और इसमें फिर अर्धसूत्र विभाजन होंगे। अर्धसूत्र विभाजन से साइट का निर्माण होगा। पटके कहाँ निकलेगी? बाहर अंडवाहिनी में चली जाएगी, एम्पुला में पहुंच जाएगी। और एम्पुला में पहुंच बाद में जो ये शेष रहती है अंडाशय के, यदि इसका निषेचन हो जाए, प्राणु आके इसको करें, तब तो ये कार्पस रहती है। अदरवाइज क्या करेगी? कार्पस एल्विकेंस के रूप से बाहर निकल। ये आपकी अंडाशय की अनुपस्थित काट है। आशा है ये आपके समझ आया भी होगा। और एक बार आप लोग जब इसको पढ़ेंगे ना, अब नोट्स, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। स्टेप को आपको याद रखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कॉल करके कमेंट्स करके बता दें। या मेरा भी नंबर है आपके पास में, शायद या टेस्ट वगैरह में दिया होगा आपको नंबर, आप कॉल कर। थैंक यू।